हमारे यहाँ पुराने जमाने में युद्ध में जाने से पहले बहुत जोरों की दुंदुभी बजाई जाती थी, बड़े ब्यूगल बजाए जाते थे ताकि जाने वाला जरा जोश में जाए। थैंक यू दास। टीवी 9 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और यहां उपस्थित आप सबको भी। मैं अक्सर भारत की डायवर्सिटी की चर्चा करता रहता हूं। इस डायवर्सिटी को टीवी 9 का न्यूज रूम आपकी रिपोर्टिंग टीम में बखूबी वो नजर आता है, ये रिप्रेजेंट करता है। टीवी 9 के अनेक भारतीय भाषाओं में मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। आप भारत की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी उसके प्रतिनिधि भी हैं। मैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाओं में टीवी 9 में काम करने वाले सभी पत्रकार साथियों का, आपकी टेक्निकल टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज टीवी 9 की टीम ने इस समिट के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चुना है। इंडिया पोइज फॉर द नेक्स्ट बिग लीप। और बिग लीप तो हम तभी ले सकते हैं जब हम जोश में हो, ऊर्जा से भरे हुए हो। कोई हताश निराश देश हो या व्यक्ति बिग लीप के बारे में सोच ही नहीं सकता। ये थीम ही अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि आज का भारत का आत्मविश्वास किस ऊंचाई पर है, आकांक्षा क्या है। अगर आज दुनिया को लगता है कि भारत एक बड़ा लीप लेने के लिए तैयार है, तो उसके पीछे 10 साल का एक पावरफुल लॉन्च पैड है। तो 10 वर्ष में ऐसा क्या बदला कि आज हम यहां पहुंचे हैं। ये बदलाव माइंडसेट का है, ये बदलाव सेल्फ कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट का है, ये बदलाव गुड गवर्नेंस का, सुशासन का। साथियों, एक बहुत पुरानी कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अभी दास का मैं एक कोट सुन रहा था, लेकिन मैं उसमें थोड़ा डिफर करता हूं। उन्होंने कहा कि इतिहास एक प्रकार से बड़े महानुभावों की बायोग्राफी होती है कि हो सकता है पश्चिम की सोच हो, हिंदुस्तान में सामान्य मानवी की बायोग्राफी वही इतिहास होता है। वो ही देश का सच्चा सामर्थ्य होता है। और इसलिए बड़े लोग आए चले गए,
देश अजरा अमर रहता है। साथियों, हारे हुए मन से विजय मिलनी बहुत मुश्किल है। इसलिए पिछले 10 साल में माइंडसेट में जो बदलाव आया है, जो लीप हमने लिया है, वो वाकई अद्भुत है। आज के बाद दशकों तक जिन्होंने सरकार चलाई, उनका भारतीयता के सामर्थ्य पर ही विश्वास नहीं था। उन्होंने भारतीयों को अंडर एस्टिमेट किया, उनके सामर्थ्य को कम करके आंका। तब लाल किले से कहा जाता था कि हम भारतीय निराशावादी हैं, पराजय भावना को अपनाने वाले हैं। लाल किले से ही भारतीयों को आलसी कहा गया, मेहनत से जी चुराने वाला कहा गया। जब देश का नेतृत्व ही निराशा से भरा हुआ हो, तो फिर देश में आशा का संचार कैसे होता। इसलिए देश के अधिकांश लोगों ने भी ये मान लिया था कि देश तो अब ऐसे ही चलेगा। ऊपर से करप्शन, हजारों करोड़ के घोटाले, पॉलिसी पैरालिसिस, परिवारवाद, इन सब ने देश की नींव को तबाह करके रख दिया था। पिछले 10 वर्षों में हम उस भयावह स्थिति से देश को निकालकर यहां लाए हैं। सिर्फ 10 साल में भारत दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था में आ गया है। आज देश में जरूरी नीतियां भी तेजी से बनती हैं और निर्णय भी उतनी ही तेजी से लिए जाते हैं। माइंडसेट में बदलाव ने कमाल करके दिखा दिया है। 21वीं सदी के भारत ने छोटा सोचना छोड़ दिया है। आज हम जो करते हैं वो बेस्ट और बिगेस्ट करते हैं। आज भारत की उपलब्धियां देखकर दुनिया हैरान है। दुनिया भारत के साथ चलने में अपना फायदा देख रही है और भारत ने ये भी कर लिया। ये रिएक्शन, अच्छा भारत ने कर लिया, भारत में ये हो गया, ये रिएक्शन आज की दुनिया का न्यू नॉर्मल है। बढ़ती विश्वसनीयता आज भारत की सबसे बड़ी पहचान है। अब 10 साल पहले के और आज के एफडीआई के आंकड़े देखिए। पिछली सरकार में 10 साल में $300 बिलियन की एफडीआई भारत में आई। हमारी सरकार के 10 साल में $640 बिलियन की एफडीआई भारत में आई। दस साल में जो डिजिटल क्रांति आई है, कोरोना के समय में वैक्सीन पर जो भरोसा बैठा है, आज टैक्स देने वालों की बढ़ती हुई संख्या हो, ये चीजें बता रही हैं कि भारत के लोगों का सरकार और व्यवस्था पर भरोसा बढ़ रहा है। मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूं।
यहां इस हॉल में ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते होंगे। साल 2014 में देश में लोगों ने करीब 9 लाख करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखे थे। अगर मैं साल 2024 की बात करूं तो आज देश के लोगों ने 52 लाख करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हर भारतीय को ये विश्वास है कि देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है और जितना विश्वास उसे देश पर है उतना ही खुद पर भी है। हर भारतीय सोच रहा है मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और ये बात टीवी 9 के दर्शक भी नोट करते होंगे कि अनेक लोगों का प्रिडिक्शन जहां अटक जाता है उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म करके हमने दिखाया है। साथियों, आज इस माइंडसेट और ट्रस्ट में परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण हमारी सरकार का वर्क कल्चर है, गवर्नेंस है। वही अफसर हैं, वही ऑफिस है, वही व्यवस्था है, वही फाइलें हैं, लेकिन नतीजे कुछ और आ रहे हैं। सरकार के दफ्तर आज समस्या नहीं, देशवासियों के सहयोगी बन रहे हैं। ये व्यवस्था आने वाले समय के लिए गवर्नेंस के नए आदर्श स्थापित कर रही है। साथियों, भारत के विकास को गति देने के लिए, बिग लीप लेने के लिए ये बहुत जरूरी था कि जिस गियर पर पहले भारत चल रहा था उस गियर को बदला जाए। पहले ही सरकारों में भारत किस तरह रिवर्स गियर में था, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। यूपी में 80 के दशक में सरयू नहर परियोजना का शिलान्यास हुआ था। ये परियोजना 4 दशक तक अटकी रही। 2014 में सरकार बनने के बाद हमने इस परियोजना को तेजी से पूरा किया। सरदार सरोवर योजना, उस परियोजना का शिलान्यास तो पंडित नेहरू ने 60 के दशक में किया था। 60 साल तक सरदार सरोवर डैम का काम ऐसे ही लटका रहा। सरकार बनने के बाद 2017 में हमने इस डैम का काम पूरा करके इसका लोकार्पण किया। महाराष्ट्र की कृष्णा कोयना परियोजना भी 80 के दशक में प्रारंभ हुई थी। साल 2014 तक ये भी ऐसे ही लटकी हुई थी। इस डैम का काम भी हमारी ही सरकार ने पूरा करवाया। साथियों, बीते कुछ दिनों में आपने अटल टनल के आसपास बर्फबारी की बहुत शानदार तस्वीरें देखी है। अटल टनल का शिलान्यास हुआ था 2002 में। 2014 तक ये टनल भी अधूरी लटकी हुई रही। इसका काम भी पूरा कराया हमारी सरकार ने और इसका 2020 में लोकार्पण किया गया। असम का बोगीबील ब्रिज भी आपको याद होगा। ये ब्रिज भी 1998 में स्वीकृत हुआ। सरकार में आने के बाद हमने इसे तेजी से पूरा कराया और 20 साल बाद 2018 में इसका लोकार्पण किया।
ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर साल 2008 में स्वीकृत किया गया। ये प्रोजेक्ट भी लटकाता रहा और 15 साल बाद 2023 में हमने इसे पूरा कराया। मैं आपको ऐसे कम से कम 500 प्रोजेक्ट गिना सकता हूं। ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट्स को 2014 में हमारी सरकार आने के बाद तेजी से पूरा कराया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय में टेक्नोलॉजी की मदद से हमने एक आधुनिक व्यवस्था विकसित की है। प्रगति के नाम से है। हर महीने मैं खुद एक एक प्रोजेक्ट की फाइल लेकर बैठता हूं, सारा डेटा लेकर बैठता हूं, दशकों से अटके हुए प्रोजेक्ट की समीक्षा करता हूं और मेरे सामने ऑनलाइन सभी राज्यों के मुख्य सचिव और भारत सरकार के सभी सचिव पूरा समय मेरे सामने होते हैं। एक एक चीज का वहां एनालिसिस होता है। मैं पिछले 10 साल में 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा कर चुका हूं। 17 लाख करोड़ रुपया, तब जाकर ये प्रोजेक्ट पूरे हुए। आप मुझे बताइए, जिस देश में पहले की सरकारें उस स्पीड से काम करती रही हो तो देश बिग लीप कैसे ले पाता। आज हमारी सरकार ने लटकाने भटकाने वाली उस पुरानी अप्रोच को पीछे छोड़ दिया है। मैं आपको हमारी सरकार के कुछ उदाहरण दूंगा। मुंबई का अटल सेतु, देश का सबसे बड़ा ब्रिज, सी ब्रिज, इसका शिलान्यास साल 2016 में हुआ। हमने कुछ सप्ताह पहले इसका लोकार्पण भी कर दिया। संसद की नई बिल्डिंग, इसका शिलान्यास साल 2020 में किया। पिछले ही साल इसका लोकार्पण हो गया। जम्मू एम्स का शिलान्यास साल 2019 में हुआ था। पिछले सप्ताह 20 फरवरी को इसका लोकार्पण भी हो गया। राजकोट एम्स का शिलान्यास 2020 में हुआ था। अभी कल ही इसका भी लोकार्पण हो गया। इसी तरह आईआईएम संबलपुर का शिलान्यास साल 2021 में हुआ और साल 2024 में लोकार्पण हो गया। त्रिची एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का शिलान्यास 2019 में हुआ और कुछ सप्ताह पहले इसका लोकार्पण भी हुआ। आईआईटी भिलाई का शिलान्यास साल 2018 में हुआ और कुछ दिन पहले हमने इसका भी लोकार्पण कर दिया। गोवा के नए एयरपोर्ट का शिलान्यास 2016 में हुआ और 2022 में इसका लोकार्पण भी हो गया। लक्षद्वीप तक समुद्र के नीचे ऑप्टिकल फाइबर बिछाना बहुत चैलेंजिंग माना जाता था। इस काम को हमने 2020 में शुरू करवाया और कुछ सप्ताह पहले इसे पूरा भी कर दिया। बनारस की बनास डेयरी का शिलान्यास साल 2021 में हुआ और कुछ दिन पहले इसका लोकार्पण हुआ। कल ही आपने द्वारका में सुदर्शन सेतु की शानदार तस्वीर देखी है। हिंदुस्तान का सबसे लंबा केबल ब्रिज देश की शान बढ़ा रहा है। इसका भी शिलान्यास हमारी सरकार ने साल 2017 में किया था। मैं जो मोदी की गारंटी की बात करता हूं ना, उसका एक पहलू ये भी है। जब ये स्पीड होती है, तेजी से काम करने की इच्छा शक्ति होती है, जब टैक्स पेयर के पैसे का सम्मान होता है, तब देश आगे बढ़ता है, तब देश बिग लीप के लिए तैयार होता है। साथियों, भारत आज जिस स्केल पर काम कर रहा है वो अप्रत्याशित कल्पना से परे है। मैं आपको सिर्फ बीते एक सप्ताह के उदाहरण देना, एक वीक के 20 फरवरी को मैंने जम्मू से एक साथ देश के दर्जनों आईआईटी, आईएम, IIIT जैसे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का लोकार्पण किया।
24 फरवरी को मैंने राजकोट से देश के 5 एम्स के एक साथ लोकार्पण किया। आज सुबह मैंने देश के 27 राज्यों के 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का शिलान्यास किया। आज के उसी कार्यक्रम में देश में 1,500 से ज्यादा ओवरब्रिज और अंडरपास के एक साथ काम शुरू हुआ। अभी मैंने इस कार्यक्रम में आने से पहले ही सोशल मीडिया पर साइट एक्स पर एक थ्रेड शेयर किया है। इसमें मैंने अपने आने वाले 2 दिन के कार्यक्रमों के बारे में बताया है। मैं कल सुबह केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र जाने वाला हूं। वहां स्पेस के कार्यक्रम हैं, एमएसएमई के कार्यक्रम हैं, पोर्ट से जुड़े कार्यक्रम हैं, ग्रीन हाइड्रोजन से जुड़े कार्यक्रम हैं, किसानों से जुड़े कार्यक्रम हैं। भारत ऐसी स्केल पर काम करके ही बिग लीप लगा सकता है। हम पहली, दूसरी, तीसरी औद्योगिक क्रांति में पीछे रह गए। अब हमें चौथी औद्योगिक क्रांति में दुनिया का नेतृत्व करना है और इसके लिए भारत में हर रोज हो रहे विकास कार्यों से देश की रफ्तार को ऊर्जा मिल रही है। भारत में हर दिन, आप एक के बाद एक दिमाग जरा बराबर अलर्ट रखिए, भारत में हर दिन 2 नए कॉलेज खुले हैं। हर हफ्ते एक नई यूनिवर्सिटी खुली है। भारत में हर दिन 55 पेटेंट्स और 600 ट्रेडमार्क रजिस्टर किए गए हैं। भारत में हर दिन करीब 1.5 लाख मुद्रा लोन बांटे गए हैं। भारत में हर दिन 37 नए स्टार्टअप बने हैं। भारत में हर दिन 16,000 करोड़ रुपए के यूएई ट्रांजैक्शन हुए हैं। भारत में हर दिन 3 नए जन औषधि केंद्रों की शुरुआत हुई है। भारत में हर दिन 14 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण हुआ है। भारत में हर दिन 50,000 से अधिक एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए हैं। भारत में हर सेकंड एक नल से जल का कनेक्शन दिया गया है। भारत में हर दिन 75,000 लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। हमने तो हमेशा से ही गरीबी हटाओ के सिर्फ नारे सुने थे। किसने सोचा था कि 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल आएंगे? लेकिन ये हुआ है और हमारी ही सरकार में हुआ है। साथियों, भारत में कंजम्पशन को लेकर हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिससे नए ट्रेंड का पता चलता है। भारत में गरीबी अब तक के सबसे कम स्तर पर यानी सिंगल डिजिट में पहुंच गई है। इस डेटा के मुताबिक पिछले 1 दशक की तुलना में कंजम्पशन 2.5 गुना बढ़ गया है। यानी भारत के लोगों की विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं पर खर्च करने की क्षमता और बढ़ गई है। ये भी सामने आया है कि पिछले 10 साल में गांवों में कंजम्पशन शहरों की तुलना में कहीं ज्यादा तेज गति से बढ़ा है। यानी गांव के लोगों का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ रहा है, उनके पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे हो रहे हैं। ये ऐसे नहीं हुआ है, ये हमारे उन प्रयासों का परिणाम है जिनका फोकस गांव, गरीब और किसान है। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने गांवों को ध्यान में रखकर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया। गांव और शहर के बीच कनेक्टिविटी बेहतर हुई, रोजगार के नए अवसर तैयार किए गए,
महिलाओं की आय बढ़ाने के साधन विकसित किए गए। विकास के इस मॉडल से ग्रामीण भारत सशक्त हुआ है। मैं आपको एक और आंकड़ा दूंगा। भारत में पहली बार कुल खर्च में भोजन पर होने वाला खर्च 50% से भी कम हो गया है। यानी पहले जिस परिवार की सारी शक्ति भोजन जुटाने में खर्च हो जाती थी, आज उसके सदस्य सारी चीजों पर पैसे खर्च कर पा रहे हैं। साथियों, पहले की सरकारों की एक और सोच थी कि वो देश की जनता को अभाव में रखना पसंद करती थी। अभाव में रह रही जनता को ये लोग चुनाव के समय थोड़ा बहुत देकर अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते थे। इसके चलते ही देश में एक वोट बैंक पॉलिटिक्स का जन्म हुआ। यानी सरकार केवल उसके लिए काम करती थी जो उन्हें वोट देता था। लेकिन साथियों, बीते 10 वर्षों में भारत इस स्कैरसिटी माइंडसेट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चला है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर हमने ये सुनिश्चित किया है कि विकास का लाभ भारत के हर क्षेत्र को समान रूप से दिया जाए। हम पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी नहीं, गवर्नेंस ऑफ सैचुरेशन पर विश्वास करते हैं। हमने तुष्टीकरण न करके देशवासियों के संतुष्टीकरण का रास्ता चुना है। बीते 10 वर्षों में यही हमारा एक मंत्र है, यही हमारी सोच है। यही सबका साथ सबका विकास है। हमने वोट बैंक पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस में बदला है। जब अभाव होता है तो करप्शन होता है, भेदभाव होता है। जब सैचुरेशन होता है तो संतुष्टि होती है, सद्भाव होता है। आज सरकार अपनी तरफ से घर घर जाकर लाभार्थियों को सुविधाएं दे रही है। अपने बीते समय में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के बारे में जरूर सुना होगा। देश में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि सरकार के अफसर गाड़ी लेकर गांव-गांव जाए और पूछे कि सरकार की योजनाओं का लाभ आपको मिला या नहीं मिला। आज हमारी सरकार खुद लोगों के दरवाजे पर जाकर कह रही है कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाइए। इसलिए मैं कहता हूं, जब सैचुरेशन एक मिशन बन जाए तो हर प्रकार के भेदभाव की गुंजाइश खत्म हो जाती है। और इसलिए मैं कहता हूं कि हम राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति पर विश्वास करने वाले लोग हैं। साथियों, हमारी सरकार नेशन फर्स्ट के सिद्धांत को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ रही है। पहले की सरकारों के लिए कोई काम नहीं करना, ये सबसे बड़ा आसान काम बन गया था। लेकिन इस वर्क कल्चर से ना देश बन सकता है और ना देश आगे बढ़ सकता है। इसलिए हमने देश हित में निर्णय लिए, पुरानी चुनौतियों का समाधान किया। आर्टिकल 370 की समाप्ति से लेकर, मैं मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, आर्टिकल 370 की समाप्ति से लेकर राम मंदिर निर्माण तक ट्रिपल तलाक के अंत से लेकर महिला आरक्षण तक, वन रैंक वन पेंशन से लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद तक सरकार ने नेशन फर्स्ट की सोच के साथ ऐसे हर अधूरे काम पूरे किए। साथियों, 21वीं सदी के भारत को अपने आने वाले दशकों के लिए भी हमें आज ही तैयार करना होगा। इसलिए आज भारत भविष्य की योजनाओं में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
स्पेस से सेमीकंडक्टर तक, डिजिटल से ड्रोन तक, एआई से क्लीन एनर्जी तक, 5G से फिनटेक तक भारत आज दुनिया की अगली कतार में पहुंच गया है। भारत आज ग्लोबल वर्ल्ड में डिजिटल पेमेंट्स की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। भारत आज फिनटेक एडॉप्शन रेट में सबसे तेजी से बढ़ता देश है। भारत आज चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश है। भारत आज सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। भारत आज 5G नेटवर्क के विस्तार में यूरोप को भी पीछे छोड़ चुका है। भारत आज सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत आज ग्रीन हाइड्रोजन जैसे फ्यूचर के फ्यूल पर तेजी से काम कर रहा है। आज भारत अपने उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। भारत फ्यूचरिस्टिक है और इसलिए आज जब सब लोग कहने लगे हैं इंडिया इज द फ्यूचर, आने वाला समय और महत्वपूर्ण है। आने वाले 5 साल बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं ये सूर्य ऑडियंस यहां बैठा है और बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, हमारे तीसरे कार्यकाल में हमें भारत के सामर्थ्य को नई ऊंचाई तक पहुंचाना है। विकसित भारत की संकल्प यात्रा में आने वाले 5 वर्ष हमारे देश की प्रगति और प्रशस्ति के वर्ष है। इसी कामना के साथ और पूरे विश्वास के साथ ये सेमिनार होता या ना होता, बिग लिप जरूर होता। इतना फायदा जरूर हुआ कि आपने बिग लिप का कार्यक्रम रखा तो मुझे भी अपने लिप खोलने का मौका मिल गया। इस कार्यक्रम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग सुबह से बैठ करके ब्रेनस्टॉर्मिंग करते होंगे तो कुछ हंसी खुशी की शाम भी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद।